नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासी सीन पर। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और बीजेपी का नेतृत्व कहता है कि 29 से कम कुछ भी नहीं। कांग्रेस का मानना यह है कि इस बार मोदी या राम मंदिर की लहर जरूर हो सकती है, लेकिन भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी लोकल एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को दुख दे रही है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश के दो बड़े दिग्गज, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, दोनों ही अपने अपने गढ़ में फंसे हुए हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। उनकी जो भावनात्मक अपील है उसके चलते कांग्रेस वहाँ पिछले चुनाव की तुलना में आगे है। लेकिन अगर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन गढ़ में बीजेपी का कहना है कि इस बार बहुत गड़बड़ झाला है और उसी के चलते कमलनाथ अपना छिंदवाड़ा गढ़ छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह यह कि उनके जितने भी खास थे, जितने भी उनके निकटतम थे, वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और कुछ छोड़कर जा चुके हैं। इसके चलते कांग्रेस की जो बड़ी सभाएं थी जिसमें राहुल गांधी भी थे, वहाँ दिग्विजय सिंह नज़र नहीं आए। कमलनाथ की भी उतनी सक्रियता नहीं रही जितनी की अपेक्षित थी। तो इसी पर हम बात करेंगे, राजा और नाथ के बिना कांग्रेस, और दूसरी बात है कि क्या बीजेपी फील गुड में है, क्योंकि कुछ सीट ऐसी है जहां बीजेपी को पिछली बार की तुलना में दिक्कत है। मैंने जिक्र किया था कि राजगढ़ अब उतनी अच्छी सीट नहीं है क्योंकि दिग्विजय सिंह मैदान में है और भाजपा के जो पुराने प्रत्याशी हैं, जो रोडमल नागर, उनके खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी है। यही स्थिति कमोवेश सतना में है। गणेश सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, उनको लेकर भी वहाँ दिक्कत है। मंडला की बात करें तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते थोड़ा सा पिछली बार की तुलना में परेशानी में है। विधायक का चुनाव वो हार गए थे। यही स्थिति मुरैना, भिंड और ग्वालियर की बताई जाती है। दमोह भी थोड़ा संकट में, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने की बात है कि यहाँ लोग कह सकते हैं कि शुरुआत में मार्जिन घट सकता है, लेकिन बीजेपी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। और चुनाव के वक्त जब वोट डलेंगे तो मुद्दे स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय होंगे और राष्ट्रवाद के मुद्दे होंगे, जिस पर कांग्रेस की पकड़ थोड़ी सी कम है। विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान श्री योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार साथी, सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे छिंदवाड़ा से गौरव चतुर्वेदी जी, और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया जी। तो इसमें 3 पत्रकार हैं हमारे साथ, रघुवर गोहिया जी, गौरव चतुर्वेदी जी, योगीराज योगेश जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री राठी जी। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ। दरअसल ये जो सारा मामला है उसे आप कैसे देखते हैं? फिर छिंदवाड़ा ग्राउंड जीरो पर गौरव जी हैं। गौरव जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? गौरव चतुर्वेदी जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, दरअसल आप स्क्रीन पर थे इसलिए मैं थोड़ा सा अटक गया था। छिंदवाड़ा में आप हैं ग्राउंड जीरो पर। क्या लगता है, कमलनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार उनका गढ़ थोड़ा सा मुश्किल में है क्योंकि पुराने दिग्गज साथ छोड़ रहे हैं और नकुलनाथ पिछली बार भी काफ़ी कम मार्जिन से चुनाव जीते थे, लगभग 36,000 वोट से वो चुनाव जीते थे। तब था जब कमलनाथ जी खुद मुख्यमंत्री थे। आपको लगता है कि इस बार वो थोड़ा सा मुश्किल में है, नाथ का गढ़ फंसा हुआ है? आपकी राय? देखिए, चुनाव को साम दाम दंड भेद की नीति के साथ चला जाता था जी। पहले पूर्व के चुनाव में। उस समय ये मानता हूँ कि कमलनाथ की जो ताकत हुआ करती थी वो बहुत बड़े लेवल पर हुआ करती थी। भाजपा उसका तोड़ नहीं निकाल पाती थी, जिसके कारण कमलनाथ लगातार मजबूत हमें दिखाई देते थे। इस बार के चुनाव में जो नजर आ रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ रहे हैं, भाजपा में जाके शामिल हो रहे हैं, वो लग रहा है कि इससे एक बहुत बड़ी ताकत जो कमलनाथ की हुआ करती थी, जो ग्राउंड लेवल पर वर्कर काम किया करता था, वो जब भाजपा के साथ नहीं रहेगा तो स्वाभाविक तौर पर कमलनाथ को संकट का सामना करना पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राघवेंद्र जी, मैं अभी जिन जिन जगह पर होकर आया हूँ पूरे मध्य प्रदेश, अभी 4-5 मैंने लोकसभा क्षेत्र देखे हैं, वहां पर जो वाइब्रेशन होना चाहिए कार्यकर्ताओं के बीच में, वो वाइब्रेशन ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है और ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी अनुमति हो तो मैं बीच में इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं, जिसे कहते हैं छिपक। दरअसल बीजेपी फील गुड में है, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं में करंट नहीं दिख रहा। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि बीजेपी की तरफ से करंट कम है और
इस बार अगर मतदान का प्रतिशत घटेगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। और कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो वहाँ चूंकि आयाराम गयाराम बहुत हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी हताशा निराशा कांग्रेस के कैंप में दिखती है। इस वजह से थोड़ा सा ठंडापन है। जी गौरव जी। नहीं, ठंडापन किसी भी कारण से हो, लेकिन जो कार्यकर्ता, जो मूल कार्यकर्ता दोनों पार्टी का, जो अपनी अपनी पार्टी में अभी भी काम कर रहा है जी, वो एग्रेसिव वे में जनता के बीच में नहीं जा पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है। उसके दो कारण है कि क्योंकि कांग्रेस के पास फंडिंग की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, उसके कारण कार्यकर्ता वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता एक अवाक होकर स्थिति को देख रहा है कि यार यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। अब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन जो मूल कार्यकर्ता हैं उसको भी निष्क्रिय करने की दिशा में एक उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको लगता है कि क्या कमलनाथ जी के पास फंड की कमी हो सकती है? मैं छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ, बाकी तो पूरे देश में कांग्रेस आर्थिक दिक्कत में है क्योंकि उनके सारे खाते सीज हो गए। इनकम टैक्स का मामला है, नोटिस मिल गया है 1700-1800 करोड़ की वसूली का। लेकिन छिंदवाड़ा में फंड की कमी, ये थोड़ा सा लोगों को चौंकाएगी। गौरव जी। राघवन जी, कई लोकसभा क्षेत्रों में या कई विधानसभा क्षेत्रों में हम अक्सर ये देखते हुए आए हैं कि सत्ता पक्ष का जो भी मंत्री या विधायक, जो भी सांसद रहा है, जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, उनके दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में एक परस्पर आपसी संबंध हुआ करते थे, जिसमें दूसरे विरोधी दल का कार्यकर्ता साइलेंट होकर बैठ जाता था और दूसरे जो उनका कार्यकर्ता रहता था वो बहुत तेजी के साथ काम कर जाता था। लेकिन इस बार दिक्कत दूसरी नजर आ रही है, क्योंकि जो कार्यकर्ता कांग्रेस का है वो कांग्रेस के साथ नहीं है, और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी उस हैसियत के साथ काम नहीं कर पा रहा। ये छिंदवाड़ा की बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन छिंदवाड़ा के आसपास के जो इलाके में बात कर रहा हूँ, तो उसकी भी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का साइलेंट वो है, जो झुकाव है, पैसा तो खर्च कर लेंगे, कमलनाथ खर्च कर लेंगे, इधर भारतीय जनता पार्टी पैसा खर्च कर देगी, लेकिन आम जनता को तक अपना मैसेज कैसे पहुंचा पाएंगे दोनों दल, ये एक बड़ी समस्या खड़ी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि मैसेज कैसे पहुंचाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है दोनों दलों के ऊपर। प्रत्याशी तो सब जानते हैं, बंटी साहू भी वहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी वो वेल नोन है। नकुल नाथ जी तो चूंकि एक बार के सांसद हैं और कमलनाथ जी के चिरंजीव है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन योगीराज जी, सवाल ये कि क्या बीजेपी के जो इशू हैं, जो मुद्दे हैं, वो जनता तक नहीं पहुँचे? क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ना तो विधानसभा के ना नगर निगम के चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पर है। बीजेपी का राष्ट्रवाद का मामला है, फिर धारा 370 का मामला है। उन्होंने कहा कि 370 वोट बढ़ाने हर उस पर, ये भी उन्होंने हर बूथ की बात की है। तो 370 रामलला की स्थापना, ये मैसेज तो कम्युनिकेट पब्लिक में हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से क्या चीज़ें हैं? क्या वो पहले से मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है? क्या कांग्रेस की लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है मध्य प्रदेश में या देश में? वो सब चीज़ें भी होगी। अभी हमको लगता है कि थोड़ी सी कार्यकर्ताओं में ज़रूर ठंडापन है, उसकी वजह बहुत सारी है, गौरव जी ने उसको गिना भी दिया है। लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो लोगों के दिमाग में पहले ही घर कर चुके हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और उसी हिसाब से वोटर जो है मतदान केंद्र पर जाएगा। और हमें लगता है कि वो इस चुनाव में पहले से तय कर चुका है वोट उसे किसे देना है। संख्या घटबढ़ हो सकती है, वोट का मार्जिन घटबढ़ हो सकता है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की कोशिश होगी कि मतदान का प्रतिशत बढ़े ताकि उनके पक्ष में वोट बढ़े। आपकी राय? देखिए राघवन जी, बीजेपी जो कोर इश्यूज हैं जिनको लेकर वो बीजेपी एक इतनी बड़ी पार्टी बनी, और उनमें से 3 बड़े जो प्रमुख मुद्दे थे वो बीजेपी ने अभी तक फुलफिल कर दिए हैं। चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे सबसे बड़ा इश्यूज 500 साल का राम मंदिर का निर्माण का मामला हो, ट्रिपल तलाक की जो बात है। और ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के बिल्कुल दिल में उतार दिए गए हैं भाजपा और भाजपा के नेताओं के द्वारा। ये चुनाव एक लाइन की यदि आप बात करें तो पूरे लोकसभा मध्य प्रदेश की 29 संसदीय सीटों की यदि आप बात करें तो भाजपा चुनाव लड़ रही है 29 सीटों पर, और कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं 29 सीटों पर। इनमें बड़ा अंतर है। इस लाइन में अंतर ये है कि कांग्रेस के जितने प्रत्याशी हैं वो अपने भरोसे छोड़ दिए गए हैं या वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि जिस चीज़ का जिक्र आप कर रहे थे, या बार बार 2-3 महीने से पहले से हम लोग भी इस बात करते थे, जो 4-5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत कमज़ोर सीटें हैं प्रत्याशियों की वजह से,
जो सर्वे में जिनके नाम कट दिए गए थे, जो 3 महीने पहले चुनाव हारे, उनको लोकसभा में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। चाहे वो मंडला की आप बात करें, चाहे सतना की बात करें, और इवन यदि आप राजगढ़ में आ जाएं, राजगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं बची कार्यों को लेकर। लेकिन मूल बात यहाँ ये आती है कि 2 बार के सांसद रोडमल नागर, वो भी अपने विकास के कार्य नहीं करवा पाए, और 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, उनके पास भी बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी गड्ढे वाली स्थिति बनी हुई है। बावजूद इसके भले दिग्विजय सिंह जी बड़े कद्दावर नेता हैं, इस समय सबसे आसान सीट पे हैं वो अपने पूरे राजनीतिक कैरियर के, इसके बावजूद वो जीतने की स्थिति में नहीं है वो। और वो किस आधार पर, आप इन 2 बड़े नेताओं के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी वहां जाके किस बात पे बात कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी ये कहना है कि साहब मेरा आखिरी चुनाव है। तो यदि आप डेवलपमेंट की बात करते तो आपको ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। या आप ये कह रहे हैं कि साहब राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जो है कम से कम 400 प्रत्याशी खड़े हो जाएं तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा। तो ये सब बात करने की आपको जरूरत क्या पड़ रही है? यही बात छिंदवाड़ा में आप देखिए, कमलनाथ जी क्या बोल रहे हैं कि जो प्यार और स्नेह आपने मुझे दिया वो आप नकुलनाथ जी को दीजिए। भाई नकुलनाथ जी पिछले बार के सांसद हैं, इनने क्या किया ये तो बताएं वहाँ कि मेरे सांसद गुरु में मेरा ये अचीवमेंट रहा। तो कहने का अर्थ है कि बीजेपी की कई जगह कमजोर प्रत्याशी हैं, बावजूद पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है, और कांग्रेस के प्रत्याशी खुद अपने दम पर येन केन प्रकार चुनाव में डटे हुए हैं। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की तासीर है। कांग्रेस में जो टिकट लेकर आता है वो चुनाव लड़ता है, संगठन वहाँ पीछे है, प्रत्याशी आगे है। बीजेपी में प्रत्याशी पीछे है, संगठन आगे है, क्योंकि वहाँ संगठन इलेक्शन लड़ता है। और जहाँ तक विकास की बात है तो नकुलनाथ के पास कहने को कि ना तो हमारी राज्य में सरकार है ना केंद्र में सरकार है, इसलिए विकास का मुझे और मौका दीजिए। और सब जानते हैं, गौरव जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, और रघुवर जी की तरफ में आ रहा हूँ, वो भी इस बात में उनकी भी हाँ रहेगी बहुत ज़ोर से, कि चुनाव कई बार भावनात्मक होते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने जो कार्ड खेला है वो इमोशंस का है। कमलनाथ भी ये कह रहे हैं कि ये मेरा जो बाकी का जीवन है मैं छिंदवाड़ा के लिए समर्पित करता हूँ। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और इसमें कोई शक नहीं कि दिग्विजय सिंह जी का जो टच, जैसे कहते हैं ना, बॉटम लाइन के कार्यकर्ताओं से, जनता से होता है, उसमें कोई शक नहीं। बीजेपी में उनके मुकाबले आदमी नहीं मिलेगा जितना वो संपर्क करते हैं, और कांग्रेस के भीतर तो उनका कोई मुकाबला सानी है नहीं। तो जो उनका लोगों से जुड़ाव है और जो उनका ये डायलॉग है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये उनकी स्थिति को पिछले जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उससे बेहतर बनाता है। जीतेंगे हारेंगे ये तो चुनाव तय करेगा, लेकिन बीजेपी वहाँ संकट में है, थोड़ी सी बैकफुट पर है, और कांग्रेस वहाँ दिग्विजय सिंह के चलते मजबूत है। रघुवर जी, आपकी राय? आपने बिल्कुल सही कहा, और योगीराज जी की बात से भी मैं सहमत हूँ कि बहुत सी जगह संगठन जो है कांग्रेस का वो दिख ही नहीं रहा है। और जो 2-3 सीटों की बात हो रही है जिसमें वहां तो प्रत्याशी टिकट चुनाव लड़ते हैं, चाहे पार्षद का इलेक्शन हो, प्रत्याशी टिकट लाने में प्राणपण लगाता है, और उसके बाद उसकी अपनी टीम काम करती है कांग्रेस के भीतर। और बीजेपी में पार्टी टिकट देती है और फिर वो उस टिकट वाले को जिताती भी है। माने एक तरह से बीजेपी अपने प्रत्याशी को पीछे से बैक करती है, और कांग्रेस में प्रत्याशी पार्टी को बैक करता है। जी, तो योगीराज जी का राजगढ़ जिले से भी बड़ा मतलब गहरा नाता है। जी जी। कुछ समय के लिए राजगढ़ में मैं भी रहा हूँ। वर्तमान स्थिति ये है कि वहाँ 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और 2 सीट जो है राघोगढ़ और सुसनेर वहाँ कांग्रेस काबिज है। 33 साल के बाद एक बार फिर से दिग्गी राजा जो है अपने राजगढ़ संसदीय क्षेत्र को अपने कदमों से नापने जा रहे हैं, और उनके पास 2 ही फंडे हैं। एक तो वही जो आपने बताया कि उनका अंतिम चुनाव है, दूसरा उनके ऊपर जो हमेशा लेबल लग जाता है कि वो हिंदू विरोधी हैं। तो हर बार वो जहां भी जाते हैं, शुरुआत ही उन्होंने जो है देवी दर्शन के साथ अपनी पदयात्रा से की, और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की काट के रूप में देखा जाता है। लेकिन एक अच्छी बात ये जरूर मैं कहूंगा, उनके फेवर में भी हो सकती वो बात, कि जैसे ही दिग्विजय सिंह को वहां से अनाउंस किया गया चुनाव लड़ने के लिए, तो कांग्रेस में जो अन्य प्रदेश में और देश में जो भगदड़ की स्थिति मच रही थी, आपने भी अनुभव किया होगा कि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा ऐसा बड़ा नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ है। हाँ, 2 साल पहले तक की बात करें तो उनका एक बड़े खास विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक प्रताप सिंह मंडलोई, जो कभी राजा का प्रताप कहलाते थे, और मोना सुस्तानी। ये वही मोना सुस्तानी है जिन्हें अभी जो बात हो रही थी रोडमल नागर जी की,
रोडमल नागर जी ने सबसे अधिक वोटों से 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से उन्हें पराजित किया था। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि रोडमल नागर जी के प्रति तो बहुत एंटी इनकम्बेंसी रही थी। लोग तो इस बात पे भी आश्चर्य करते हैं, आम जनता, क्या आखिर उन्हें पार्टी ने टिकट कैसे दे दिया। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है तो खुल के तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन दबी जुबान से सब यही कह रहे हैं कि ये बहुत गलत टिकट मिला है। और ऐसी स्थिति में अगर रोडमल नागर जी जो हैं वो खड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से वो संकट में आ सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको कमलनाथ जी के बारे में भी एक बात बताऊं। आपने भी देखा होगा कि अभी कल भोपाल में कांग्रेस की एक बड़ी जो है कार्यक्रम हुआ उनके ऑफिस में। सब बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन कमलनाथ जी जो है उसमें नहीं थे। और मेरी जानकारी जो है वो छिंदवाड़ा की ये है कि वहाँ जो उनका चुनाव प्रचार रथ तैयार किया गया है कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी के लिए, उनके सुपुत्र के समर्थन के लिए, प्रचार के लिए, तो उसमें राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेताओं का कोई फोटो वोटो नहीं है। ये मुझे बहुत एक विश्वस्त व्यक्ति ने बताया। वो कांग्रेस का नाम का जिक्र भी नहीं कर रहा जब वो वोट मांगते हैं। उनको पता है कि कांग्रेस का नाम लेंगे तो वोट कट जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो क्या, कांग्रेस ने खुद अपने आप को इस तरह से पोस्ट किया कि ऐसा मैसेज चला गया कि वो राम मंदिर के मामले में कांग्रेस विरोधी है, सनातन के मामले में कांग्रेस विरोधी है। इसके चलते कमलनाथ थोड़ा सा कांग्रेस को लेकर, मुझे लगता है जो आप बात कर रहे हैं वो बैकफुट पर जा रहा है, और वो अपने नाम पर टिकट मांग रहे हैं, और वो भी इमोशनल अपील कर रहे हैं कि बाकी का जीवन मेरा छिंदवाड़ा के लिए रहेगा। तो मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ कमल राठी जी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उनकी भी टिप्पणी देते हैं। राठी जी, इस पूरे सीन में आप क्या देखते हैं? 29 से कम बीजेपी को कुछ मंजूर नहीं है, और इसके चलते राजगढ़ भी दिग्विजय सिंह अपना किरदार लड़ा रहे हैं, और कमलनाथ जी भावनात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं इमोशनली कि मेरा जो जीवन बचा है वो छिंदवाड़ा के लिए रहेगा, इसलिए आप नकुलनाथ को जिताएं। रघुवर जी ने कहा कि वहाँ पोस्टर ना तो खड़गे जी का है, ना राहुल गांधी का है, और ना कमलनाथ कांग्रेस का नाम ले रहे हैं वोट मांगने के लिए। किस ढंग से देखते हैं आप? देखिए, इस बार का जो चुनाव है, मेरे ख्याल से भारतवर्ष में इस ढंग का चुनाव पहले कभी भी नहीं हुआ है। इस चुनाव में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर या तो नरेंद्र मोदी जी हैं जो, और दूसरी तरफ है जनता, विपक्ष नहीं है, या कोई और पार्टी या कोई और नेता नहीं है। तो या तो जनता मोदी जी को वोट देगी या उनके विपक्ष में वोट देगी। तो जो होना है वो जनता और मोदी जी के बीच है। तो इसलिए कांग्रेस बीच में है नहीं है, व्यक्ति कैंडिडेट है नहीं है, उसका मुझे लगता है जनता पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। या डायरेक्ट जो मोदी जी के भाषण शैली भी चल रही है, जो प्रचार शैली चल रही है, वो उसमें भी ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वो सीधा टारगेट कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि घड़ी घड़ी कांग्रेस को वो बीच में ले आएँ, या इंडी गठबंधन जो वो कहते हैं उसको वो बीच में लाएं। लेकिन मुझे लगता है पब्लिक डायरेक्ट वो कर रही है। इस बार पब्लिक और मोदी जी के बीच में चुनाव है। दूसरा, मैन टू मैन मार्किंग जैसा चुनाव भी हो रहा है। आप देखेंगे बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी कई जगह देख के कैंडिडेट्स दिए हैं। पब्लिक और मोदी जी के बीच का चुनाव, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें, क्योंकि कांग्रेस तो है नहीं, आप बता रहे हैं, और मोदी जी और कांग्रेस है, तो क्या मोदी जी वर्सेस पब्लिक है क्या? आप मेरा मतलब है कि मोदी जी वर्सेस पब्लिक है, तो पब्लिक में कुछ मोदी जी के साथ है, कुछ मोदी जी के खिलाफ होंगे। तो वो जो खिलाफ है वो कहाँ वोट डालेगा वो नहीं कह सकते। नोटा भी हो सकता है, कांग्रेस भी हो सकती है, कोई अन्य दल भी हो सकता है, और जो मोदी जी को देना है उसे मोदी जी को ही देना। मैं पूछता हूँ गौरव जी से। गौरव जी, जो कमल राठी जी कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव मोदी वर्सेस पब्लिक है, विपक्ष कहीं नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना ये सच्चाई के निकट है जो कमल राठी बोल रहे हैं? बाकी तो हम सब इस पर टिप्पणियां कर ही रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव को मास बेस्ड आधार पर ले जाया गया है। कार्यकर्ता के आधारित जो चुनाव हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शैली में काम करता था, जिस तरीके से काम करता था, उस तरीके से वो जुटा हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मोदी जी को अपनी उपलब्धियों पर का एक आधार वो लेकर चल रहा है कि इस आधार पर हम चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन राघवन जी, सबसे बड़ी दिक्कत जो इस पूरे चुनाव में आ रही है, जो कार्यकर्ता उत्प्रेरक का काम करता है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज हुआ करते थे, जिनके कारण जनता उनके साथ पिछले 2 महीने पहले तक साथ में जो एक उनका लोकप्रियता जो बढ़ी हुई नजर आ रही थी, वो लोकप्रियता एकदम से अभी उन इश्यूज को ना लाने के कारण साइलेंट वेव के तौर पर नजर आ रही है। वेव किस तरफ जाएगी ये एक अलग बात है, लेकिन जो
मार्जिन, वोटों का मार्जिन हो सकता है 20 था, वो मार्जिन कम होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण कोर इश्यूज का चुनाव में उपयोग ना कर पाना, क्योंकि उसकी संवैधानिक बाध्यताएं हैं, तो वो उसे उपयोग नहीं कर रहा। जैसे उसके लिए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सूर्य तिलक की तैयारी की जा रही है चुनाव के दरमियान, वो इसी परिपाटी का हिस्सा है, लेकिन पब्लिक के बीच में टॉकेबल मुद्दा नहीं बन पाया है। ठीक, मैं पूछता हूँ योगीराज जी, दरअसल जो वेब की बात कर रहे थे वो साइलेंट है, और जो आपने कहा था चर्चा की शुरुआत में कि बीजेपी अपने काम के रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांगेगी, धारा 370 हट गई, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सीए आ गया, एनआरसी की बात हो रही है, 3 तलाक का मसला हो गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर बीजेपी के लोग बात करेंगे। अलग बात है कि बहुत सारी बातें आदर्श आचार संहिता के चलते वो हो नहीं पा रही है। क्या जनता भाजपा का वो रिपोर्ट कार्ड नज़रअंदाज करेगी, या उसने, जैसा मैंने कहा था कि वो उसने तय कर लिया है कि हमें किसे वोट देना है, अब उसका चूंकि निर्णय है इसलिए चीज़ें एकदम से शांत है, अंदर डिसीजन हो चुका है, ऊपर से सत्ता शांत दिखती है। आपकी छोटी सी राय। देखिए, जब इतने बड़े समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, तो इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी करे या करने वाली, या उनके एजेंडे में ही बात ही हो। बीजेपी ने तो वो बात करके दिखा दी। अब तो ये जनता की बारी है कि वो उसको कैसा प्रतिसाद परिणाम के रूप में कैसा देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जनता की बारी है। और इसलिए फिर जो 163 की जो वेव चली थी मध्य प्रदेश में, तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कोर इश्यूज जो थे भारतीय, जो देश के, जो जिनको लेकर बीजेपी आई थी, वो सारे कोर इश्यूज उन्होंने पूरे किए हैं। और आने वाले 2047 तक का टारगेट भी रखा है कि हम अब आने वाले दिनों में ये करने वाले हैं, तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने वाले हैं, और कहाँ से कहाँ चांद और चंद्रमा सूर्य सब पे पहुँचने वाले हैं जी। तो ये उनका एक एजेंडा भी क्लियर। बिल्कुल। रघुवर जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी ने जो उसके कोर इश्यू थे उस पर काम किया, लोगों को रिजल्ट दिए, और उस हिसाब से जनता से वो वोट की अपेक्षा करते हैं, और इस नज़रिए से विपक्ष कहाँ दिखता है, और बीजेपी के जो काम थे, जो वो वादे करके आई थी, उसने काफ़ी हद तक पूरे किए। क्या इसका लाभ उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत छोटी सी राय। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जब जिक्र आता है, या भारतीय जनता पार्टी का जब जिक्र आता है, तो हर व्यक्ति के मन में, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही व्यक्ति का चित्र उभर के आता है, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति के निगाह में नरेंद्र मोदी है, और उनके बताए हुए, उनके किए गए काम भी है। और जैसा कि अभी योगीराज ने भी कहा कि उन्होंने तो 2047 तक का विजन भी दे दिया है। और कांग्रेस जो है वो अभी केवल आपस में ही अपने सिर फुटबॉल में ही लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव भी सीधा सीधा नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार ही होगा। नरेंद्र मोदी जहां भी कहेंगे वोट वहीं जाएगा, तो वो निश्चित रूप से कमल का फूल ही होगा। और जो अभी बात हुई थी, राठी जी जो कह रहे थे कि एक पक्ष हो सकता है जिसकी संख्या नहीं के बराबर है, बहुत कम है, वो कहीं भी जा सकता है, वो कांग्रेस में भी जा सकता है, कम्युनिस्ट में भी जा सकता है, एनटीपीसी में भी कहीं भी जा सकता है। तो उसका मैं समझता हूँ कि अभी आज की तारीख में तो कोई महत्व नहीं बचा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगला जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और चांसेस यही हैं कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। फिलहाल निर्णय तो चुनाव के बाद 4 जून को आएगा, लेकिन जो अभी तक माहौल है हम उसी पर बात कर रहे हैं। राठी जी, आपकी टिप्पणी इस पर, पूरी बातचीत पर। नहीं, बिल्कुल आप देखेंगे तो आप ये पूरे, जब हम देखेंगे तो वो एक ढंग के इशू थे, लेकिन जो एक दिनचर्या के इश्यूज़ हैं, लोगों के, आम आदमी के इश्यूज़ हैं, बेरोजगारी हो सकती है, एक अन्य, जैसे एक जो हम हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि बहुत फाइनेंशियली 3rd प्लेस में आ जाएगा वर्ल्ड में, लेकिन एक आम आदमी की इनकम जो स्रोत है वो कम हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए इश्यूज़ है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार चुनाव 2 ढंग का है, कि या तो मोदी जी के पक्ष में 100% जा रहा है, विपक्ष को नहीं है। ये पक्की बात है कि अल्टरनेट कुछ भी व्यवस्था, जो एक फीलिंग आ गई है कि मोदी जी नहीं तो कौन, तो वो जो कौन वाला शब्द है वो है नहीं। तो जिसको मोदी जी पसंद है वो तो मोदी जी को जा ही रहा है, और वो अधिक मात्रा में है, और जो कौन वाले हैं वो कौन में जाएंगे। कुल मिलाकर विपक्ष जो है नेता विहीन दिखता है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। बीजेपी के पास ताकत से सब कुछ उनके पास है, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, और बताने के लिए वो सारे मुद्दे कि 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद
रामलला की स्थापना है, 75 साल की प्रतीक्षा के बाद 370 हटी है, फिर एनआरसी आ गया, SC, ये तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए कि हमने जो वादा किया था वो किया है। और विपक्ष के पास अभी ऐसा कोई ना तो लीडर है ना रोड मैप है, तो कह सकते हैं कि मामला विपक्ष का बिखरा हुआ है। बीजेपी मोदी के नाम पर संगठित है, तो कह सकते हैं कि नतीजे किस तरफ जाएंगे ये अभी तय करना मुश्किल है, लेकिन रुझान तो दिख रहा है कि बीजेपी मजबूत है और प्रतिपक्ष अभी संघर्ष कर रहा है। चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, रघुवर जी आपका बहुत धन्यवाद, युगराज जी आपका धन्यवाद, और कमल राठी जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।